सॉल्व द मंथ जून एंड राइट द प्रोडक्ट ऑफ द डे। इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने कोशिश किया हुआ है कि अल्केन का रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन और अल्कोहल के रिएक्शन को डील कर पाएँ। तो यहाँ मैंने एक सबस्ट्रेट लिया हुआ है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और इस मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के ऊपर क्लोरीन लाइट के रिएक्शन आपको बनाना है फर्स्ट, फिर पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के रिएक्शन बनाना है सेकंड, फिर इसी के ऊपर NBS के रिएक्शन बनाना है थर्ड, फिर वाटर का रिएक्शन बनाना है फोर्थ, और फिर इथाइल क्लोराइड KOH का रिएक्शन बनाना है फिफ्थ। जो सेकंड आपको मिल जाए, इसी सेकंड के ऊपर डाइल्यूट KMnO4 के रिएक्शन बनाना है सिक्स, फिर एसिड के ट्रीटमेंट से आपको बनाना है सेवन्थ, फिर सेवन्थ के ऊपर HCN के रिएक्शन बनाना है एट, और फिर एट के ऊपर वाटर H+ के रिएक्शन बनाना है नाइन्थ, फिर नाइन्थ के ऊपर अमोनियम क्लोराइड के रिएक्शन बनाना है टेंथ। जब फर्स्ट आप बना लो, इसी फर्स्ट के ऊपर इथेनॉल हीट के थ्रू बनाना है 11th, फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के थ्रू बनाना है 12, फिर इसके ऊपर PCl5 के रिएक्शन बनाना है 13, और 13 के ऊपर सोडियम बोरोहाइड्राइड के रिएक्शन बनाना है 14, 14 के ऊपर थोरियम ऑक्साइड के रिएक्शन बनाना है 15, और 15 के ऊपर ओजोन फॉलोड बाय जिंक डाइमिथाइल सल्फाइड के रिएक्शन बनाना है 16, 16 के ऊपर बेस हीट से बनाना है 17, और इसी 7 के ऊपर वाटर H+ के रिएक्शन बनाना है 18, 18 के ऊपर KMnO4 के रिएक्शन बनाना है 19, और 19 के ऊपर हीट करके आपको बनाना है 20। अगर इस पर्टिकुलर की बात करें कि 17 के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिएक्शन बनाना है आपको 21, 21 के ऊपर HBr के रिएक्शन से आपको ऐसे दो कंपाउंड बनाने हैं 22 और 23, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 हो और साथ साथ उस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। तो उसी लिए मैंने क्या लिखा, बोथ कंपाउंड विथ 6 मेंबर्ड रिंग एंड हैव POS, POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। फिर जब आपका 11th बन जाए, इस 11th के ऊपर NCS के रिएक्शन से आपको बनाना है 24, और 24 के बाद उसके ऊपर अल्कोहलिक KOH के रिएक्शन बनाना है 25, और 25 के ऊपर HOCl के रिएक्शन बनाना है 26, 26 के ऊपर इथेनॉल और KOH के रिएक्शन बनाना है 27, और 27 के ऊपर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन बनाना है 28, और 28 के ऊपर KMnO4H+, 28 के ऊपर KMnO4H+ के रिएक्शन बनाना है 29, और 29 के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन बनाना है आपको 30। अगर एक एक रिएक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ हमने कोशिश किया हुआ है कि अल्केन या साइक्लो अल्केन के ऊपर क्लोरीन और लाइट का रिएक्शन के थ्रू आपको समझा सकें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल। तो हमें यही देखना है कि इन पर्टिकुलर कार्बन पे कौन सा कार्बन पे फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अगर हम फ्री रेडिकल बनाते हैं तो ये फ्री रेडिकल प्राइमरी होगा, इन पोजीशन में फ्री रेडिकल सेकेंडरी होगा, और इस पोजीशन में फ्री रेडिकल टर्सरी होगा। और टर्सरी फ्री रेडिकल बनाने पे 2, 4 और 3 7 हाइपर कंजुगेशन मिलेंगे, 3 साइड्स इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ का फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसी पर्टिकुलर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग से हमें फ्री रेडिकल बनानी है, और उसी फ्री रेडिकल पे क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करके हमें ओवरऑल इस तरह का अल्काइल क्लोराइड बना लेना है। अब कह रहा है इस अल्काइल क्लोराइड के ऊपर पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं आपसे हॉफमैन एलिमिनेशन, और हॉफमैन एलिमिनेशन में हमें देखना है अल्फा बीटा बीटा बीटा, मतलब हॉफमैन एलिमिनेशन में हमें बीटा पोजीशन का एसिडिक कैरेक्टर, बीटा पोजीशन का एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना होता है, और साथ साथ हेलोजन को निकालने होते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें इस पर्टिकुलर बीटा हाइड्रोजन के और यहाँ के कार्बन लगे हुए बीटा हाइड्रोजन को, तो हम देखेंगे कि यहाँ का बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, यहाँ का बीटा हाइड्रोजन कम एसिडिक है। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंडन से कम है, तो इसीलिए यहाँ से HCl को निकालकर ओवरऑल जो यहाँ अल्कीन बनाओगे वो अल्कीन होगा साइक्लोहेक्सेन, और इसी के ऊपर यहाँ पे आप डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लोगे। इस पर्टिकुलर की बात कर रहा है NBS, एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड। तो एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड भी Br फ्री रेडिकल को जनरेट करती है, और Br फ्री रेडिकल एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। तो इट मीन्स यहाँ का पोजीशन और यहाँ का पोजीशन एक्जैक्टली सेम है। तो इसीलिए आप इस एलाइलिक पोजीशन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर इस पोजीशन पे आप Br का सब्स्टिट्यूशन करोगे, और Br के सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगा। फिर हमने बात किया हुआ है अल्काइल हैलाइड के ऊपर वाटर का रिएक्शन का। तो इसके थ्रू आप SN1 रिएक्शन सोचते हुए
इस Br को सिस्टम से बाहर निकालोगे, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करोगे और इसी कार्बोकेटायन के ऊपर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा और वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ओवरऑल इस पर्टिकुलर अल्काइल ब्रोमाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अब हमने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो कंपाउंड बने उसके ऊपर इथाइल क्लोराइड साथ में KOH, तो KOH एज अ बेस इस प्रोटॉन को खींचकर O निगेटिव बना लेगा और ये O निगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करके हैलोजन को निकाल लेगा और इसके थ्रू आप जो कंपाउंड बनाओगे वो कंपाउंड हो जाएगा ईथर और यहाँ से आपने गेन कर लिया CH2CH3। तो दैट मीन्स इस रिएक्शन के थ्रू मैंने कोशिश किया हुआ है कि आपको सिखा सकें विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो यहाँ पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस को डिफाइन करना हो तो आपको करना क्या है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहल in presence of sodium or potassium salt then gave ether as a product. This reaction is called as Williamson ether synthesis. तो अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी मैकेनिज्म भी ओवरऑल SN2 होगा कि बेस पहले प्रोटॉन को खींचकर एक पुअर न्यूक्लियोफाइल को एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करेगा O निगेटिव एल्कोक्साइड और ये एल्कोक्साइड एज ए न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करके हैलोजन के सिस्टम से बाहर निकाल देगा। अल्कीन्स के ऊपर जब डाइल्यूट KMnO4 का ट्रीटमेंट की बात करते हैं ये रिएक्शन कहीं ना कहीं आपसे बात कर रहा है बेयर्स रिएजेंट और बेयर्स रिएजेंट्स में अल्कीन्स को हमें कहीं ना कहीं डायोल्स में कन्वर्ट करना है। तो सिन एडिशन के थ्रू आप अल्कीन्स को डायोल में कन्वर्ट कर दोगे तो बेयर्स रिएजेंट के थ्रू आप यहाँ पे एक OH और इस पर्टिकुलर पे एक OH का फॉर्मेशन करोगे, अटैचमेंट करोगे और सिन एडिशन के थ्रू ओवरऑल ये बन जाएगा 1,2 डायोल कि जो अल्कीन्स के ऊपर डाइल्यूट KMnO4 बेयर्स रिएजेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो यही अल्कीन 1,2 डायोल में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हेन 1,2 डायोल इज ट्रीटेड विद एन एसिड तो कहीं ना कहीं रिएक्शन की बात कर रहा है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो इस वाले केस में यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाटर निकल कर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर ले और यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाटर निकाल कर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर ले। तो पिनाकोल पिनाकोलोन का सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन और हमें वो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना है जो कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। तो इसीलिए ये वाटर सिस्टम से बाहर निकलेगा, ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और फिर यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, यहाँ जो कार्बोकेटायन बनेगा इसमें रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलेगी और सिस्टम से प्रोटॉन निकल जाएगा और ओवरऑल हमें मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन और इसके ऊपर COH ग्रुप मतलब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन को आपको दिमाग में रखने हैं कि व्हेन 1,2 डायोल इज ट्रीटेड विथ एन एसिड it rearranges to give aldehyde or ketone as a product and this reaction is called as pinacol pinacolone rearrangement। तो इसमें मैंने कोशिश किया हुआ है कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट टाइप क्वेश्चन को हम डाल सकें। यहाँ पे आपने ले रखा है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के ऊपर HCN का रिएक्शन की बात कर रखी है तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात कर रहा है कि साइनाइड ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करके इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और एक ही कार्बन पे CN और OH का फॉर्मेशन होगा। इसी पर्टिकुलर कार्बन पे H यहाँ पे लगा लिया OH और यहाँ आ गया CN। तो एक ही कार्बन पे कहीं ना कहीं आपका OH है और यहाँ पे आपका CN है। तो इस तरह के स्पेसीज को हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन है। जो एक ही कार्बन पे कहीं भी OH और CN आ जाए तो इस तरह का कंपाउंड बोला जाता है साइनोहाइड्रीन। अब कह रहा है कि साइनोहाइड्रीन के ऊपर वाटर H+ तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं साइनाइड की हाइड्रोलिसिस और जब भी आपका साइनाइड्स हो और साइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस की बात करें कि जब भी आपका साइनाइड हो और इस पर्टिकुलर की हाइड्रोलिसिस की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है। तो यही से इस साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से आप इस CN को कन्वर्ट कर दो COOH में और इस हाइड्रोजन को यहाँ छुपाते हुए आप यहाँ पे ये बना लोगे। तो अगर इसको नाम देखें तो ये है 0 और ये है अल्फ़ा। तो यहाँ आपने फॉर्म किया अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड और जो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं H+ का रिएक्शन करा रहे हैं तो यही वाटर निकल जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा और उस कार्बोकेटायन पे अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा
और अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके OH का कन्वर्जन NH2 में कर देगा और इसके करस्पॉन्डिंग आप जो चीज़ें बनाओगे वो हो जाएगा इस कार्बन पे NH2 और ये बन जाएगा 0 अल्फा, दैट मीन्स अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड को नॉर्मली हम जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं अमीनो एसिड। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपने अमीनो एसिड का फॉर्मेशन सीखा। तो पहले हमने आपको दिखाया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद आपने देखा हॉफमैन एलिमिनेशन, फिर हॉफमैन एलिमिनेशन के बाद आपने देखा सिन एडिशन, फिर आपने देखा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर साइनाइड की हाइड्रोलिसिस और कहीं ना कहीं अमीनो एसिड का फॉर्मेशन। इस रिएक्शन के थ्रू देखा एलाइलिक पोजीशन पे Br का आना, फिर SN1 रिएक्शन, फिर कहीं ना कहीं आपने देखा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अगर इस पर्टिकुलर कंपाउंड के ऊपर इथेनॉल और हीट की बात करते हैं तो इथेनॉल और हीट मतलब वन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ इथेनॉल एंड देन हीटेड, ये रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शन होता है इवन और इवन सैडजेफ। तो वहाँ से हमें हाइड्रोजन निकालना है जहाँ से प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल मिल रहा हो। तो इस वाले केस में आप जिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को निकालोगे वो हाइड्रोजन ये होगा और यहाँ से HCl को निकालकर ओवरऑल अब जो यहाँ कंपाउंड बनाओगे वो कंपाउंड कुछ ऐसा होगा। अब इसके ऊपर कह रहा है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में भी हमें OH को सिन एडिशन से ऐड करते हुए ओवरऑल 1,2 डाइऑल का फॉर्मेशन कर लेना होता है। तो जब आपके पास सिस्टम में अल्कीन्स हो और अल्कीन्स के ऊपर डाइल्यूट के मोनोफोर डालते हैं तो यहाँ भी सिन एडिशन के थ्रू आपको बना लेता है 1,2 डाइऑल, और जो अल्कीन्स हो और इस अल्कीन के ऊपर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डालते हैं तो भी सिन एडिशन के करस्पॉन्डिंग आपको बना लेना है 1,2 डाइऑल। तो यहाँ भी क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 1,2 डाइऑल इज ट्रीटेड विथ एन एसिड, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपके पास क्वेश्चन था 1,2 डाइऑल इज ट्रीटेड विथ एन एसिड। तो दिमाग में रखना है कि पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन में मेनली H+ एज एन एसिड होगा, लेकिन अगर H+ की जगह PCl5 भी देता है तो PCl5 भी एक एसिड है और ये भी जो पर्टिकुलर रिएक्शन होगा वो रिएक्शन होगा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो यहाँ से कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ से इस OH को निकाल कर कार्बोकेटायन बनाओगे, फिर हाइड्राइड का यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग करोगे, नया कार्बोकेटायन बनाओगे, OH का +M रेजोनेंस की स्टेबिलिटी देगा, बाद में प्रोटॉन को सिस्टम से निकाल लोगे और इसके करस्पॉन्डिंग 13th की जो बात करोगे वो 13th होगा इस तरह का कीटोन। फिर इस पर्टिकुलर कीटोन के ऊपर सोडियम बोरोहाइड्राइड मतलब कहीं ना कहीं आपसे बात कर रहा है रिडक्शन का, और इस कीटोन के रिडक्शन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप बना लोगे अल्कोहल। अब अल्कोहल के ऊपर थोरियम ऑक्साइड का ट्रीटमेंट की बात कर रहा है तो थोरियम ऑक्साइड भी डिहाइड्रेशन का काम करता है, लेकिन अल्कोहल का डिहाइड्रेशन नॉर्मल के कंडीशन में होता है इवन और वहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आपने थोरियम ऑक्साइड डाला तो ये रिएक्शन होता है हॉफमैन एलिमिनेशन और वहाँ से हाइड्रोजन खींचना है जहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस कम हो और यहाँ से आपको H और ये OH वाटर के रूप में निकाल कर यहाँ पे जो अल्कीन बनेगी वो अल्कीन कुछ ऐसी बन जाएगी। इसी के ऊपर अगर हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला होता और उसके थ्रू डिहाइड्रेशन करते तो यहाँ का हाइड्रोजन निकलता और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता। तो केयरफुल रहना है कि जो अल्कोहल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट की बात करता है और डिहाइड्रेशन की बात करता है तो रिएक्शन होता है सैडजेफ और वाया इवन रिएक्शन। लेकिन अगर वो सिस्टम में बात करा थोरियम ऑक्साइड तो थोरियम ऑक्साइड के करस्पॉन्डिंग बात होती है हॉफमैन और रिएक्शन होता है E2। अब इसकी बात कह रखा है कि अल्कीन के ऊपर ओजोनलाइसिस, जब भी सिस्टम में जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड हो तो बात करनी है रिडक्टिव ओजोनलाइसिस, और रिडक्टिव ओजोनलाइसिस में इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी है, एक ऑक्सीजन इधर सोचना है एक ऑक्सीजन इधर सोचना है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा वो एल्डिहाइड या कीटोन हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि ये जो डाई एल्डिहाइड्स मिले इस डाई एल्डिहाइड्स के ऊपर OH और साथ में हीट, तो जब भी आप ऐसा कोई एल्डिहाइड ऐसा कोई कीटोन देखो जिसके पास सल्फा हाइड्रोजन है, तो जब भी कभी आप ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन देखो जिसके पास सल्फा हाइड्रोजन है और अगर वो ट्रीटमेंट कर रहा है बेस का, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन, कि कहीं ना कहीं वो बात कर रहा होगा एल्डोल कंडेंसेशन का। तो एल्डोल कंडेंसेशन में 0 अल्फा के 2 हाइड्रोजन
और दूसरे एल्डिहाइड का ऑक्सीजन कहीं ना कहीं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन के थ्रू वाटर को सिस्टम से निकाल लेगा। तो रिंग्स की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर्ड आपने रिंग बना दिया, एक 5 मेंबर्ड आपने रिंग बना दिया। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया और यहाँ पे आपके पास है COH और इस पर्टिकुलर कार्बन पे के बगल वाले कार्बन पे यहाँ पे लगा दिया आपने मिथाइल। मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग, इस कार्बन पे CHO ग्रुप और इसके बगल वाले कार्बन पे CH3। तो इन दोनों की बॉन्डिंग, इस कार्बन पे CHO ग्रुप और इसके बगल वाले कार्बन पे मिथाइल। अब आपसे कह रहा है कि ये जो कंपाउंड बना, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के ऊपर वाटर H+, मतलब कहीं ना कहीं आपसे वाटर का एडिशन की बात कर रहा है। तो केयरफुल रहना है कि अगर हम इस H+ का अटैक यहाँ कराते हैं और कार्बोकेटायन बनाते हैं तो इस कार्बोकेटायन पे कहीं ना कहीं CHO का -I लगा होगा, तो इसका मतलब ये कार्बोकेटायन अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर ये H+ का अटैक यहाँ कराते हैं और ये कार्बोकेटायन बनाते हैं तो ये कार्बोकेटायन रिलेटिवली स्टेबल होगा। तो नॉर्मली मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन अगर यहाँ देखें तो सब्स्टिट्यूशन है 2 और यहाँ देखें तो सब्स्टिट्यूशन है केवल 1। तो इसका मतलब अगर मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से चलें तो इस कार्बन पे हमें जोड़ना है OH और इस कार्बन में हमें जोड़ना है H। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ का कार्बोकेटायन कम स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे -I लगा हुआ है और यहाँ का कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं इंडक्टिव इफेक्ट लगा होगा। तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन में फंसो तो मेरे रूल्स को हमेशा दिमाग में रखिए। अजनीस रूल कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है तो जो इंटरमीडिएट स्टेबल होगा हमें उसी के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, जो इंटरमीडिएट अनस्टेबल होगा उसके करस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करना है। कि अगर हमें H+ का अटैक यहाँ कराते हैं, H+ का अटैक यहाँ कराते हैं तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कार्बोकेटायन ये बनेगा। लेकिन अगर H+ का अटैक हम यहाँ कराते हैं तो यहाँ जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कार्बोकेटायन कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर CO का -I जिसके कारण कार्बोकेटायन अनस्टेबल और इस केस में इस पर्टिकुलर का +I कहीं ना कहीं कार्बोकेटायन स्टेबल। तो ये कार्बोकेटायन स्टेबल होगा तो इसी के ऊपर वाटर का अटैक कराकर ओवरऑल हमें जो कंपाउंड बनाने हैं वो कंपाउंड कुछ ऐसा होगा, वो कंपाउंड कुछ ऐसा होगा। फिर कह रहा है कि जो कंपाउंड ये बन गया उसके ऊपर KMnO4 का ट्रीटमेंट, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है। तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से ये बन जाता है कीटोन और एल्डिहाइड के ऊपर ऑक्सीडेशन करके ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर इस पर्टिकुलर को ध्यान से देखें तो ये है 0 अल्फा बीटा कि बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी किसी सिस्टम में बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग CO मौजूद हो और उसके ऊपर अगर हीट करते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से बाहर निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के बाद यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा। तो कहीं भी किसी क्वेश्चन में अगर बीटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जस्ट ऑन हीटिंग हमें कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना है और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देना है। अगर यहाँ पे देखें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड का रिडक्शन करके अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर कभी कंजुगेटेड अल्कीन्स या कंजुगेशन में अल्कीन और एल्डिहाइड या कीटोन का अटैचमेंट हो, मतलब कंजुगेटेड सिस्टम्स हो, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन तो हमें कराना ही कराना है, साथ में डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन कराना है। और डबल बॉन्ड के रिडक्शन के थ्रू जो हाँ हमें चीज़ें मिलेंगी वो पर्टिकुलर डबल बॉन्ड अल्केन बना लेगा और एल्डिहाइड आपका अल्कोहल बना लेगा। अब इस क्वेश्चन की बात कह रहा है कि इसके ऊपर हमें कराना है HBr, तो कहीं ना कहीं बात कर रही है आपसे SN1 रिएक्शन की। लेकिन साथ में आपसे ये भी कह रहा है कि जो हमें कंपाउंड बनाने हैं उस कंपाउंड के अंदर 6 मेंबर्ड रिंग होना चाहिए और साथ के अंदर उसके अंदर होना चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कहीं ना कहीं जब आप इस पर्टिकुलर वाटर को निकालकर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करोगे तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि ये रिंग का एक्सपेंशन कर दे और इस रिंग के एक्सपेंशन के थ्रू जो चीज़ें बने वो कुछ ऐसा कार्बोकेटायन बन जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर का एक्सपेंशन हो जाए और इसके थ्रू जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कार्बोकेटायन कुछ ऐसा बन जाए। तो इसको अगर हम सही से लिखें तो ये जो पर्टिकुलर कार्बोकेटायन है वो कार्बोकेटायन कुछ ऐसा बना, और इससे अगर सही तरीके से लिखें तो ये जो कार्बोकेटायन बना
ये कार्बोकेटायन कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर हमने इस पर्टिकुलर केस में Br का अटैचमेंट किया तो उस वाले केस में सिस पोजीशन पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ट्रांस वाले केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। लेकिन इस वाले केस में देखें और यहाँ पे अगर हम Br का अटैचमेंट करते हैं तो चाहे हम यहाँ पे सिस लें या इस पर्टिकुलर के ऊपर ट्रांस लें, दोनों के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री सिस्टम में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं जिसकी बात कर रहा है वो बात कर रहा है इस और इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं कि इसके ऊपर वो कह रहा है NCS, तो NBS होता है N ब्रोमोसक्सीनिमाइड और NCS होता है N क्लोरोसक्सीनिमाइड। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें Br फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना है। तो Cl फ्री रेडिकल अगेन यहाँ एलाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को ब्रेक करके कहीं ना कहीं आपको इस तरह की चीज़ें बना देगा, Cl और इस पर्टिकुलर कार्बन पे CH3, एलाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट Cl से करते हुए इस तरह कंपाउंड बना लेगा। और फिर आपसे कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड जो आपने बना लिया इसके ऊपर एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH मतलब कहीं ना कहीं आपसे बात कर रहा है E2 रिएक्शन की, और E2 रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ से HCl को निकाल लोगे और HCl को निकालने के बाद आप बना लोगे कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से था और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाएगा CH3। अब आपसे कह रहा है HOCl, तो HOCl मतलब यहाँ है पार्शियल निगेटिव, यहाँ है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे Cl का अटैचमेंट कराता हूँ तो यहाँ बनेगा कार्बोकेटायन और ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस से यहाँ पहुँच जाएगा जिसका नेचर होगा टर्सरी। तो दैट मीन्स 1,4 एडिशन की बात कर रहा है कि यहाँ जोड़ना है Cl और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जोड़ना है OH, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चीज़ें बनेंगी वो हो जाएगा यहाँ Cl डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे बन गया OH। फिर आपसे कह रहा है इसके ऊपर इथेनॉल और KOH, मतलब कहीं ना कहीं आपसे बात कर अगेन एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH हीट मतलब अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट अगर हम एल्कोहलिक KOH हीट के साथ कराते हैं तो वाया E2 यहीं से आपको HCl को निकाल लेना है, और HCl को निकालने के बाद यहाँ जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड अगेन एक डबल बॉन्ड बनाते हुए वो कुछ ऐसा बना लेगा। फिर आपसे कह रहा है इसके ऊपर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ होता है, और यहाँ से वाटर को निकाल कर यहाँ जो कंपाउंड बनाया आपने वो पर्टिकुलर कंपाउंड हो जाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ बन गया आपका CH3। फिर आपसे कह रहा है कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर KMnO4 का ट्रीटमेंट कर दो हीटिंग H+ के साथ। तो मैंने बोला होगा कि बेंजीन के ऊपर कार्बन और उसके पास अगर एक भी हाइड्रोजन है तो इस कार्बन को एसिड में कन्वर्ट कर देना है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने बना लिया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का ट्रीटमेंट करते हैं तो इसी से कार्बन ऑक्साइड को निकाल लेता है, डीकार्बोक्सिलेशन करता है, और डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू जो फाइनल प्रोडक्ट मिल गया दैट फाइनल प्रोडक्ट विल बी द बेंजीन। तो एक रिएक्शन जिसके थ्रू आपने देखा कि पहले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फिर आपने देखा हॉफमैन एलिमिनेशन, फिर आपने देखा बेयर रिएजेंट के थ्रू 1,2-डायोल का फॉर्मेशन, फिर आपने देखा इसका पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन, फिर आपने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर आपने देखा हाइड्रोलिसिस, फिर आपने देखा कहीं ना कहीं अमीनो एसिड का फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने देखा एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन का अटैचमेंट, फिर आपने देखा SN1, फिर आपने देखा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यहाँ से आपने देखा E1 वाया सैटजेफ, फिर आपने देखा 1,2-डायोल का फॉर्मेशन, फिर आपने अगेन देखा पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप रिएक्शन, फिर आपने देखा रिडक्शन, फिर रिडक्शन के बाद आपने देखा डिहाइड्रेशन वाया हॉफमैन एलिमिनेशन के थ्रू आपने देखा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, फिर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन के बाद आपने देखा ओजोनलिसिस के बाद आपने देखा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, फिर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के बाद आपने देखा अजनीस रूल के यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं वाटर का एडिशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फिर आपने देखा इस पर्टिकुलर अल्कोहल का और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, और लास्ट में आपने देखा यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन। ऐसे में यहाँ पे देखा आपने रिडक्शन कि आपने कंजुगेटेड सिस्टम में डबल बॉन्ड और साथ साथ एल्डिहाइड का यहाँ पे आपने देखा
रिडक्शन कि डबल बॉन्ड और साथ साथ एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हुए अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट किया और एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट किया। फिर आपने देखा SN1 रिएक्शन, और SN1 रिएक्शन के थ्रू कोशिश की गई कि आपको दिखा सके रिंग का एक्सपेंशन। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते हुए एलाइलिक पोजीशन पे Cl को जोड़ा, फिर आपने E2 रिएक्शन के थ्रू सर्जफ एलिमिनेशन कराया, फिर आपने 1,4 एडिशन के थ्रू आपने इस कंपाउंड को बनाया, फिर यहाँ पे आपने E2 रिएक्शन के थ्रू अल्काइल हैलाइड को अल्कीन में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ E1 रिएक्शन के थ्रू आपने अल्कोहल को अल्कीन्स में कन्वर्ट किया, तो ओवरऑल सिस्टम बेंजीन बन गया। फिर आपने इसका ऑक्सीडेशन देखा और लास्ट में आपने डी कार्बोक्सिलेशन देखा। तो कहीं ना कहीं एक ही क्वेश्चन के थ्रू कोशिश की गई कि आपको SN1, SN2, E1, E2 मतलब अल्काइल हैलाइड अल्कोहल के रिएक्शंस, कहीं ना कहीं नेम रिएक्शन, पिनाकॉल पिनाकोलो नेम रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इन पार्ट को कहीं ना कहीं जोड़ सके। तो मैंने पहले भी बोला होगा ऑर्गेनिक में चैप्टर की मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक बार आपको चैप्टर की मिक्सिंग समझ में आ जाए तो दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों का खेल होगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी।